आज भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष बड़े खुश हो रहे होंगे कि कोष में बड़ा सारा माल आने वाला है। देश की सबसे बड़ी जो नगर पालिका बीएमसी जो है, सबसे अमीर 7-8 राज्यों का जितना होगा माल उतना जीडीपी उतना वहाँ रहता है पैसा। मतलब मुंबई चलाती है पूरी और 1 ढाई दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी का कब्ज़ा। अब कोई भी कितना भी कह ले कि साहब बेईमानी कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन बीजेपी के लोग तो कहते हैं भाई आप तो कहते ही रहते हो, हम तो चुनाव जीतते रहेंगे। संजय राउत जी ने कहा, पहले भी वो कहते रहे हैं और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस तरह कि 3-4 दर्जन से ज़्यादा लोग, 50 से ज़्यादा लोग चुनाव से पहले ही उनकी पार्टी में खेमे में निर्विरोध हो गए कि गुड्डा सामने वाले ने पर्चा ही वापस ले लिया। तो ये तो कई सही बात है कि धन बल का कस के प्रयोग किया बीजेपी ने। लेकिन आपको क्या लगेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति अब तूफान लाने वाली है, जिस तरह से शरद पवार का और जिस तरह कांग्रेस का वहाँ पराभव हुआ, वो चौंकाने वाली बात थी या ये सिर्फ इसको बेईमानी हुई ये कह के खारिज किया जा सकता है? या हकीकत में कुछ देखिए वहाँ गड़बड़ हुआ होगा? क्या लगता है देखिए, आपको? विपक्ष विपक्ष चुनाव हारा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की जो आक्रामक शैली होती है और उसके पास बहुत संसाधन हैं, बहुत शक्तिशाली पार्टी है और वो किसी किस्म की नैतिकता और किसी किस्म की मर्यादा को नहीं मानती, चुनाव जीतने के लिए। तो वो जिस तरह से चुनाव लड़ती है, उसमें विपक्ष को नाराज़गी होनी स्वाभाविक है। तो विपक्ष उसके खिलाफ बोलता है और चुनाव आयोग से भाजपा की साठगांठ है, जो कि अपने आप में एक खुला तथ्य है। ये भी एक बात सही है। ये भी विपक्ष को या हमारे आपके जैसे लोगों को वो ईंधन प्रदान करता है, जिससे हम लोग हम लोग भाजपा की आलोचना करते हैं। लेकिन इस तरह के मामलों में वैसे महाराष्ट्र के ऊपर लोकसभा चुनाव में बहुत दूर नहीं है लोकसभा चुनाव, अभी 2024 में ही लोकसभा चुनाव हुआ था। और आप देखिए लोकसभा चुनाव में भाजपा का जो महाराष्ट्र संबंधी प्रयोग था, वो पराजित होते हुए लग रहा था। जो तोड़-फोड़ की थी भाजपा ने, शिवसेना भी तोड़ दी, एनसीपी भी तोड़ दी, वो पराजित होते हुए लग रहा था। लेकिन वो अपने प्रयोग में लगे रहे और उन्होंने अब विधानसभा चुनाव भी जीत लिया और नगर निकाय चुनाव भी इन्होंने जीत लिए और एक तरह से ट्रिपल इंजन की सरकार वहाँ बन गई, अगर खुद भाजपा की भाषा का इस्तेमाल करें। 3 इंजन की सरकार बन गई उनकी। तो ये देखना चाहिए इन सब लोगों को कि भाई आपने भाजपा को ये इजाज़त कैसे दी कि वो उनकी पार्टियों को तोड़ दे। मतलब भाजपा ने पत्ते अपने खेले और एक दूरगामी लक्ष्य के लिए उसने पत्ते खोल खेले। उसका पहला लक्ष्य ये था कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की नुमाइंदगी करने वाली एक ही पार्टी रह जाए। आज स्थिति ये है कि महाराष्ट्र में हिंदुत्व की नुमाइंदगी करने वाली सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है। जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, जो भाजपा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। भाजपा जब चाहेगी तो उस पार्टी को निगल जाएगी। वो उसकी अपने प्रोग्राम के ऊपर है कि शिंदे की पार्टी बनी रहे, वरना कभी भी निगल के वो उनको खत्म कर सकती है, भाजपा। तक और जो उद्धव ठाकरे की और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है राज ठाकरे की, उसकी इन सबकी औकात ही खत्म हो गई। कोई औकात नहीं रही। ना विधानसभा में कोई औकात रही, ना नगर निकायों में औकात रही। अब आप देखिए, अब आप आइए वहां से बिहार की तरफ देखिए थोड़ा, महाराष्ट्र से। बिहार में भी धीरे-धीरे कोशिश करते हुए 2015 में बड़ी मुँह की भी खाई थी भाजपा ने बहुत बुरी तरह वहाँ पे। महागठबंधन और नीतीश कुमार ने जब दोस्ती कर ली थी, धीरे-धीरे उन्होंने ऐसी स्थिति में अपने आप को पहुँचा दिया है कि अब सब बिहार राजनीति के सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार पूरी तरह से भाजपा के शिकंजे में है। आज स्थिति क्या है बिहार में? आज स्थिति ये है कि नीतीश कुमार को भाजपा कब हटाएगी, ये प्रोग्राम भाजपा खुद तय करेगी। मतलब नीतीश कुमार को कौन-सा पैकेज देगी भाजपा? नीतीश कुमार के बेटे को कौन-सा पैकेज देगी? ये भाजपा अपनी शर्तों पे तय करेगी और एक दिन उनको पैकेज थमाएगी। हम और आप देखते रहेंगे और वो अपना मुख्यमंत्री भी वहाँ बनाएगी। वही तय करेगी ये कब कैसे क्या करना है। और ना कोई नहीं रोक पाया, क्योंकि जो जनता दल यूनाइटेड है, उसके भीतर भाजपा की शक्तियाँ सक्रिय हैं। ऐसा नहीं जनता दल यूनाइटेड, भाजपा अगर चाहे जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना तो एक दिन में तोड़ सकती है।
भाजपा के पास खुद इतने विधायक हैं कि अब जनता दल यूनाइटेड को तोड़ के वो अकेले अब सरकार बना सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है क्योंकि अभी उसके प्रोग्राम में वो नहीं आ रहा है। अभी उसकी व्यापक रणनीति में वो बात उसे माकूल नहीं लग रही है जमीन अपने लिए, तो वो उस वक्त करेगी। तो भाजपा जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, ऐसे जनता दल यूनाइटेड एक क्षेत्रीय शक्ति है, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा एक क्षेत्रीय शक्ति है, रामविलास पासवान की जो लोक जनशक्ति पार्टी थी वो एक क्षेत्रीय शक्ति है। भाजपा लोक जनशक्ति पार्टी को भी तोड़ चुकी है। इस वक्त राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूटने के कगार पर पहुंच गया है। भाई उपेंद्र कुशवाहा ने अपने लड़के को बनवा दिया मंत्री, जो कि एमएलए भी नहीं था। अब उसका परिणाम भाजपा ने उस वक्त उनकी बात मान ली, लेकिन आप सोचिए उसका नतीजा क्या नतीजा निकला कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो विधायक थे वो भाजपा में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब महागठबंधन की हालत यह है कि महागठबंधन पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं वो जनता दल यूनाइटेड में जाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कल इंडियन एक्सप्रेस में पूरे विस्तार से ये खबर प्रकाशित हुई है, एक चीज, यानी कांग्रेस बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। उनको नीतीश कुमार को हां करने की देर है और कांग्रेस विधायक दल का वजूद समाप्त हो जाएगा बिहार में। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपनी गलती करके उपेंद्र कुशवाहा वहां उस स्थिति में पहुंच गए हैं। और जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसको ब्रेक करके पहले भाजपा ने पशुपत पारस को उठाया और इसको चिराग पासवान को गिराया। अब पशुपत पारस को बिल्कुल गायब कर दिया सीन से और चिराग पासवान को चमका दिया। ये सारे के सारे लोग बीजेपी के हाथ के प्यादे हैं। भाजपा चाहती है तब प्यादा फर्जी बनता है, वरना प्यादा फर्जी नहीं बनता। तो ये जो रणनीतिक कुशलता है भारतीय जनता पार्टी की, इस पे भी हम लोगों को गौर करना होगा। भाई एक राष्ट्रीय पार्टी है, ताकतवर है, शक्तिशाली है, मर्यादाओं को नहीं मानती, नैतिकताओं को नहीं मानती, ये सब आलोचनाएं सही है, मैं मानता हूं इस बात को। झूठ बोलती है, मैं ये भी मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि वो झूठा नैरेटिव चलाती है, गुलाबी तस्वीर दिखा रही है लोगों को। मैं ये भी मानता हूं संस्थाओं पर कब्जा कर लिया। राहुल गांधी ने जितनी आलोचनाएं भाजपा की है, मैं उन सबसे सहमत हूं। लेकिन ये लोग क्यों नहीं देखते कि जो दूसरी राजनीतिक दल हैं वो भाजपा के मोहरे क्यों बन जाते हैं? किसने रोका है उन्हें अड़ के खड़े होने के लिए? भाई ये पार्टियां तो बिरादरी की पार्टियां हैं। आप सोचिए, कुशवाहों की पार्टी है, कोई कुर्मियों की पार्टी है, कोई मल्लाहों की पार्टी है, कोई राजभरों की पार्टी है, ये सब तो बिरादरियों की पार्टियां हैं। ये तो अपनी बिरादरी के नेता के साथ रहती हैं पार्टियां। ठीक भाजपा बात इन है। लोगों को लेती है, अपने 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 आगोश में ले लेती है उनको, और फिर धीरे धीरे करके उनको चूस चूस के खोखला कर देती है। और ये सब जानते हैं कि हमें चूसा जा रहा है। एक और खास बात है, इसमें कोई इतना मूर्ख नहीं है कि न जानता होगा उसको चूसा जा रहा है। ये सब जानते हैं उनको खोखला किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो भाजपा के साथ जुड़े रहते हैं, सत्ता के टुकड़ों की लालच में। और भारतीय जनता पार्टी निरंतर इन लोगों का रक्त पीकर अपने आप को मजबूत बनाती जाती है। इनकी मज्जा जो है ना वो भाजपा में चली जाती है, भाजपा की हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, इन लोगों की हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं। ये स्थिति है। पूरा महाराष्ट्र में ये होता हुआ दिखता है और बिहार में ये होता हुआ दिखता है। ये दोनों बहुत बड़ी मिसालें हैं जिनको सबको देखना चाहिए और समझना चाहिए। कि महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी ने भी काम भर का नुकसान पहुंचाया है। क्या लग रहा है कि ये रणनीति बीजेपी की, लोग कहते हैं, मैं प्रमाण के तौर पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन सामान्य धारणा है कि ओवैसी की रणनीति बीजेपी को फायदा पहुंचाने की रही है हमेशा, और महाराष्ट्र में फायदा पहुंचा भी है। तो ये क्या ओवैसी नेटवर्क क्या और भी जगह अब ये काम करेगा, देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूं, जैसे आपको याद होगा कि कांशी राम जी ने जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी तो उनके ऊपर भी इसी तरह के आरोप लगते थे जो ओवैसी के ऊपर लगते हैं। कांशीराम जी भी किसी को हराने के लिए खड़े हैं, किसी को गिराने के लिए खड़े हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उनको चलता है। आरएसएस वाले उनको सीआईए के एजेंट भी कहते थे। आज कांशीराम जी की मूर्ति पे वो लोग सब माला वाला चढ़ाने जाते हैं, लेकिन एक जमाने में आरएसएस कांशीराम को सीआईए एजेंट भी कहता था। तो वो कांशीराम पे भी इस तरह के आरोप लगते थे। अब ओवैसी, मेरा मानना है कि वो देश के मुसलमानों को ये समझाने में लगे हैं कि दूसरी पार्टियां उनके वोट बाई प्रॉक्सी हासिल कर लेती हैं।
और उनको सत्ता में उसके हिसाब से जितने वो वोट देते हैं उसके हिसाब से उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिलती, उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती, विधायिकाओं में, लेजिस्लेचर में उनको नुमाइंदगी नहीं मिलती, ये वो समझाने में लगे हुए हैं। अच्छा, इससे देश में कुछ पॉकेट्स बन गई हैं उनकी, जैसे एक सीमांचल पॉकेट बन गया उनका बिहार में। वो पॉकेट जो पिताजी ने उनके बनाया था पुराना हैदराबाद, वो पहले से ही है उनके पास वो पॉकेट। तो जहां-जहां पे इस तरह देश में मुझे अभी ओवैसी की सफलता इतनी लगती है कि वो देश में जगह-जगह उनके पॉकेट जो है ना वो बन रहे हैं धीरे-धीरे करके। इस चक्कर में वो धीरे-धीरे करके ये ज़रूर लोगों को बता देंगे कि अगर विपक्ष की एकता होती है बहुत बड़ी तो मुझे भी उस एकता में शामिल किया जाना चाहिए। और जिस दिन विपक्ष की एकता में, भाजपा विरोधी एकता में ओवैसी को शामिल कर लिया गया, उस दिन वो राष्ट्रीय नेता बन जाएंगे व्यवहारिक रूप से। अभी तो उनके अंदर राष्ट्रीय नेता बनने की संभावनाएं हैं, लेकिन जिस दिन विपक्ष की जमावड़े में वो आ गए, उस दिन राष्ट्रीय नेता वास्तव में बन जाएंगे।